आज का मैच जो बज़ाहिर देखे नज़र आया वो यही है कि पेशावर की जो बॉलिंग है, वो मुझे काफ़ी वीक नज़र आती है। मुल्तान सुल्तान की थोड़ी-सी बैड लक मैच में रही कि 230 करने के बावजूद वो हारी। अगर इस्लामाबाद की देखें तो उनका स्पिन अटैक, उनकी फ़ास्ट बॉलिंग और उनकी बैटिंग इस्लामाबाद को एज मुझे नज़र आता है कि वो बड़ी बैलेंस टीम है। मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं है, मैं ये कप्तानी नहीं करूँगा। अगर आपने कप्तानी की है, तो फिर ये ब्लेम आपको लेना पड़ेगा क्यों और ज़ल्मी और इस्लामाबाद में से किस टीम की परफॉर्मेंस बेहतर रही? यार देखिए आधा इनिंग हो चुकी है और जो मैंने देखा था मैंने अपने टीवी चैनल पे भी ये कहा था कि इनकी बहुत बैलेंस्ड टीम लग रही है लाहौर की क्योंकि अ, अगर इनको मार पड़ी तो बॉलिंग की वजह से पड़ेगी और आज जो नज़र आया साहबज़ादा ने जो परफॉर्मेंस दी है मेरा ख़्याल है उसके साथ पहले भी बहुत ज़्यादती करते रहे हैं, एक आध चांस उसको मिला था, उसके बाद उसको कंसीडर नहीं किया गया और अभी भी उसने 300 किए और आज भी 100 किया है। तो मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को जैसे वो उस्मान को चांस दिया गया, एक और प्लेयर को चांस दिया गया। उसकी बजाय अगर ये फरहान ज़ादा को चांस दिया जाता क्योंकि इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में लोकल भी बहुत सारी स्कोरें की थी। जब कहीं जाके इसको चांस मिला था और उसको प्रॉपर चांस उस तरह दिया गया नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हम पिछले साल भी टीवी पे बैठ के इसके बारे में बहुत बात करते रहे कि फरहान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं और आई डोंट नो इसकी रीज़न उसकी रीज़न तो है बहुत सारी हैं जो मैं फिर किसी वक़्त सेगमेंट में बताऊँगा आपको इसकी वजूहात। बहरहाल आज का मैच जो बज़ाहिर देखे नज़र आया वो यही है कि पेशावर की जो बॉलिंग है, वो मुझे काफ़ी वीक नज़र आती है। तो आज बॉलिंग की वज़ह से अगर मैच हारे, तो ये बॉलिंग की वज़ह से ही मैच हारे हैं। ऐसा क्यों है कि बाबर आज़म के आउट होते ही टीम की विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो या फिर पेशावर ज़ल्मी की? यार उसकी मेन वजूहत देखें इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आज़म एक हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है। मगर कुछ वीकनेसेस भी हैं उसमें जैसे बाबर को हम बहुत कई सालों से कह रहे हैं कि टी20 एक डिफरेंट फॉर्मेट है, उसमें आपको थोड़ा-सा तेज़ खेलना पड़ेगा। होता क्या है कि जब एक साइड से आप 6 की एवरेज से जाते हैं या 20 ओवरों में 20 गेंदों में 10 स्कोर करते हैं, तो सामने वाले बंदे पे बहुत प्रेशर पड़ता है और इसमें कोई शक नहीं कि आप अपना 50 तो कर लेते हैं। मगर सामने इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि दूसरे बैट्समैन उसको कवर करने के लिए तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह ये है कि फिर विकेटें गिरती हैं, बड़ा स्कोर भी नहीं होता और आपकी टीम स्ट्रगल करती है। तो मेरी सजेशन ये है कि बाबर को थोड़ा-सा अपना टी20 के लिए अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, उसको थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा ताकि सामने वाले बैट्समैन को उतना प्रेशर ना पड़े। अगर ये चेंज ना हुआ उसने की बैटिंग अपनी स्ट्राइक रेट थोड़ा तेज़ ना किया, तो ये इसी तरह चलता रहेगा और ये बाबर के लिए भी और टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन-सी टीम जीत सकती है? देखिए दोनों टीमें बहुत बैलेंस टीम है। मुल्तान सुल्तान ने पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, बैटिंग उन्होंने बड़ी अच्छी की। थोड़ा-सा अनलकी रहे कि कराची 4 आउट होने के बावजूद विंस ने एक बहुत बड़ा नाम है, वो आपको पता है उनकी टीम में ऐसे प्लेयर जो हैं वो सिंगल हैंडेड कई दफ़ा मैच जितवा जाते हैं और वो उस इनिंग में उसने मेरा ख़्याल में उसकी बेस्ट इनिंग होगी जो वो खेला। तो ये मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान की थोड़ी-सी बैड लक मैच में रही कि 230 करने के बावजूद वो हारी। उसमें नज़र आता है कि शायद उनकी बॉलिंग थोड़ी-सी वीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद की देखें तो उनका स्पिन अटैक, उनकी फ़ास्ट बॉलिंग और उनकी बैटिंग हमारी जैसी विकेटें हैं उसपे वो अ, इस्लामाबाद को एज मुझे नज़र आता है कि वो बड़ी बैलेंस टीम है। मगर ये इसमें हम मुल्तान सुल्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं कल भी, तो मेरे ख़्याल में किसी टीम के लिए भी 200 प्लस रन्स एक प्रेशर होता है बहुत बड़ा। अगर विकेटें जल्दी गिर जाएँ, तो उसको कवर करना मुश्किल होता है। मगर कल का मैच अच्छा होगा और मेरे ख़्याल में कांटेदार मैच होगा दोनों का। रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा
कि उनकी मर्ज़ी के बगैर टीम बनाई गई। जब टीम जीते तो आप कुछ नहीं, और अगर हार जाएँ तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर सिलेक्शन कमेटी पे मलबा डाल दें। क्या टीम का कप्तान इतना कमज़ोर होता है? यार ये स्टेटमेंट वैसे मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि जब आप कैप्टन होते हैं तो आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई टीम नहीं बन सकती। आप उस टीम सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, मैं कैप्टन था 94 में, तो मुझे 2 सिलेक्टर ऐसे थे जिन्होंने मुझे आके कहा कि जी 2 लड़के हमने ये टीम में डालने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो किसी सूरत इन 2 प्लेयर्स को नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी टीम का बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और मज़े की बात ये है कि उन 2 सिलेक्टर्स ने उसके बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने कहा जी हम रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमारी मानी नहीं जा रही। बात ये है कि आप जब कैप्टन होते हैं तो आप सारा मलबा आप पे गिरता है, क्योंकि हार-जीत का जवाब आपने देना होता है, ना कि सिलेक्टर्स ने या क्रिकेट बोर्ड ने। तो अगर इस किस्म की स्टेटमेंट देना, जो मैं समझता हूँ कि ये एक वीक कैप्टन जो होता है वो इस किस्म की स्टेटमेंट देता है, और इसमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। या तो आप बहुत कमज़ोर एक कप वो तो है ही, आप बहुत कमज़ोर कप्तान साबित होते हैं, प्लस आपको ये शौक होता है कि जी मुझे कप्तानी मिल जाए, जो मर्ज़ी टीम खिला लें। तो जब आप कैप्टन थे, आपको ये उस वक़्त शोर करना चाहिए था कि मेरी मर्ज़ी की टीम नहीं है, मैं ये कप्तानी नहीं करूँगा। अगर आपने कप्तानी की है, तो फिर ये ब्लेम आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी अच्छे कप्तान की निशानी नहीं है। हाँ, आप ब्रेवली कहते कि यार ठीक है, मेरी टीम अच्छा नहीं खेली, कुछ नए प्लेयर थे, हम कोशिश करेंगे टीम बिल्ड करने की। मगर ये स्टेटमेंट बनती नहीं थी कि ये एक वीक कैप्टन शो होता है, और मेरा ख़्याल है नेक्स्ट उसकी कप्तानी पे उसको प्रॉब्लम होगी कि अगला शायद सोच समझ के बनाए कप्तान। क्योंकि ये ऐसा कप्तान जो एक बड़ा कप्तान अगर आपने बनना है, तो ये स्टेटमेंट बनती नहीं थी। मेरा ख़्याल ये एक वीक कैप्टन आपको शो करती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड टूर से होके आई है और हार के आई है। आपको क्या लगता है कि हारने की क्या वजूहत थी? यार देखो, न्यूज़ीलैंड से कोई पहली सीरीज़ नहीं हारे, हम यहाँ भी हारे थे। एक बी टीम के ख़िलाफ़ हम जीत नहीं सके थे। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ये जो सिलेक्शन होती है ना, ये बड़ा वाइटल रोल अदा करती है। उसमें आप पाकिस्तान में आप स्लो विकेटों के ऊपर आप एक स्पिनर के साथ खेलते रहे, जबकि न्यूज़ीलैंड की जो विकेटें थी, वो थोड़ी-सी बाउंसी थी, टेनिस बॉल बॉल आ रहा था, थोड़ा-सा स्पंजी टाइप थी। आपने वहाँ 2 स्पिनर खिला दिए। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप किस किस्म की टीम सिलेक्शन करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये नज़र आता है कि इनका कोई विज़न नहीं है, कि इनको कुछ पता नहीं कि कौन-सी टीम किस पिच पे या किस टूर पे कौन-सी टीम सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप कंडीशन के हिसाब से टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे या आप बॉलिंग अटैक अपना नहीं खिलाएँगे, आप 40 अ, च स स स 4-60 पे आप 4 आउट करके आप 300 करवा देते हैं। उस विकेट के ऊपर जहाँ बॉल हिट लग ही नहीं सकती, आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई सिर्फ़ लाइन एंड लेंथ पे बॉल करें, बैट्समैन खुद कोशिश करके आउट हो रहा था। हमने वहाँ किसी ये काम होता है मैनेजमेंट का, कि अपनी टीम का मोराल हाई करता है और उनको समझाता है कि ये विकेट कैसा बिहेव कर रही है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे तो यूँ लगता है कि शायद किसी को इतनी क्रिकेट की सेंस है ही नहीं। पता नहीं कब आएगी सेंस, कि हम इतनी सीरीज़ हार चुके हैं और वही लोग अभी तक कब्ज़ा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पिछले 15-15 साल से कुछ लोग साथ लगे हैं, और उनसे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान क्या चाहता है? क्या ये जानबूझ के चाह रहे हैं कि हमारी टीम इतनी नीचे गिर जाए कि हम वो हमारा ज़िम्बाब्वे वाला हाल तो वैसे हो चुका हुआ है, और फिर मुझे डर लगता है कि अब जब कभी हम बाहर जाएँगे, तो शायद टीमें हमें बहुत जैसे इंग्लैंड का टूर होता है, हमें 5 सीरीज़ 5 टेस्ट मैचों के लिए बुलवाते हैं। तो मुझे तो यूँ लगता है कि हम 3 टेस्ट मैच पे आ जाएँगे, हमें लोग बुलाया नहीं करेंगे। जो हमारी वैल्यू है, वो बिल्कुल हमारा ग्राफ नीचे गिरा दिया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट बोर्ड को भी और चेयरमैन साहब को कि ये अपनी टीम का ख़्याल करें। ये ऐसे लोगों को लेके आएँ
जिनको को थोड़ा-सा क्रिकेट का नॉलेज हो। थैंक यू।